गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने सौर मंडल का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने किया है और ये सौर मंडल का पार्ट 3 है। और इसमें आप लोगों को पता ही है कि इसमें हम लोग सौर मंडल से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम फिर चलते हैं अपने आगे के कार्यक्रम में। जो लोग भी नए देख रहे हैं वो सौरमंडल के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। सौरमंडल का ये पार्ट 3 है और इसके साथ साथ 2 और पार्ट आएंगे, तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन सौरमंडल के इससे कवर होंगे। और मैं जहाँ तक मुझे विश्वास है कि कोई भी एग्जाम हो वो आपको यहाँ अगर इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से सौरमंडल के अलावा यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आज हम लोग स्पीड में रहेंगे क्योंकि पिछले 2 वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ हूँ, तो इसलिए आज जो ये रहेगा कंसेप्ट उस वीडियो में आप लोगों को मिल गया है। और जो लोग अभी नए हैं तो वो उस वीडियो को देखेंगे तो ये 3rd वीडियो आपको और काफ़ी इजी हो जाएगा देखने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार कंसेप्ट करते करते काफ़ी रिवीजन हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये सब लोग जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पिछला वीडियो आप देखिएगा तो इस पे पूरा एक्सप्लेनेशन है और डिस्कशन किया हुआ है। अब आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो कल वाला वीडियो में भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, तो उस समय था कि चंद्र ग्रहण कब होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। ये हमारा सूर्य है और ये आ, ये हमारा चंद्रमा और पृथ्वी। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब चंद्रमा जो है आपका एक हम देखें तो उपग्रह है, किसका, तो पृथ्वी का उपग्रह है। और उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह जो है यह एक खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना ना तो प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है। और दूसरा, ये किसी न किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। तो वैसा खगोलीय पिंड जो किसी न किसी ग्रह का चक्कर लगाता हो और उसके पास अपना ना तो प्रकाश हो और ना ही ऊष्मा हो, तो ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं। अब ये जो चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो जब वैसी स्थिति, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पूर्ण रूप से नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसकी दूसरी स्थिति हम देखते हैं, तो दूसरी स्थिति में हम आते हैं। तो दूसरा स्थिति क्या होगा, चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्रमा पर, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा पर जब नहीं पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। अब इसमें स्थिति क्या होता है, चंद्रमा जो है चक्कर लगाते 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 कि पृथ्वी के बीच में आ जाती है। यहाँ पर देखिएगा तो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और ये पाथ है, चंद्रमा जिस पाथ में पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, यहाँ पर पहले था। तो ये स्थिति क्या हो गई, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आपका सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और जब ये फिर घूमते घूमते यहां पर आ जाए चंद्रमा, ये मून हो गया, यहां पर आ जाए, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, यानी कि सन, अर्थ और मून। तब जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्थिति को बोलेंगे आपका चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। क्लियर है। तो वैसी स्थिति जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और ये कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। वैसी स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पे नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि सूर्य का चक्कर लगाने में सूर्य के जो ग्रह है उनका चक्कर जो होता है, एक तो है आपका रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब कि जो आपका ग्रह है वो क्या करते हैं, अपने अक्ष पे ही मूव कर रहे हैं इसे, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। जब मान लेते हैं पृथ्वी है और अपने अक्ष पे ही घूम रही है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या करती है, चक्कर लाती है, यानी कि चक्कर लगाना, यानी सूर्य का चक्कर लगाना, वो रिवॉल्यूशन होता है। तो पृथ्वी हमारी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जब अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन। और जब सूर्य का चक्कर लगा रही है, लगाते सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा लगा रहा था, बुध लगा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं बुध जो है, बुध 88 डेज में क्या करता है, 88 डेज में एक चक्कर लगा लेता है। शुक्र जो है, शुक्र 225 डेज में एक चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाता है। रिवॉल्यूशन टाइम एक 225 दिन का है। पृथ्वी का आते हैं तो पृथ्वी जो हमारी है 365.25 डेज का है, या आपको देखता है तो 365 डेज और 6 आवर होता है। यही 6 आवर जो है बाद में जाकर के 4 अगर साल हो गया तो 6 चौका 24, 4 साल हो गया, यानी कि 6 घंटा बढ़ रहा है। तो 4 साल में एक दिन में परिवर्तित हो जाता है, और वहीं उस दिन में जो बढ़ा हुआ दिन होता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। और इसको इस समय जो लीप ईयर होता है उसमें जो है फरवरी जो है आपका कितना हो जाता है, 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है फरवरी। अब आते पृथ्वी के बाद से मंगल देखते हैं। तो मंगल जो है ये आपको 686 दिन में एक अपना रोटेशन पूरा करता है। मंगल के बाद से हम देखते हैं तो आपका बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है 11 वर्ष, लगभग 11 वर्ष में, 11 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। फिर आते हैं शनि जो है वो आपका 29, 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। फिर हम देखते हैं शनि के बाद से यूरेनस देखते हैं। तो यूरेनस, यूरेनस जो है आपका 84 वर्ष में एक चक्कर, लगभग 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। और नेपच्यून जो है, नेपच्यून जो है आपका 100, लगभग 164 या 165 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो यहां पर अब देखते हैं तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा लगाता है, बुध लगाता है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिर आता है इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार अगर आते हैं तो यहां पर देखिएगा तो शुक्र से संबंधित, वेनस से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद से हम देखते हैं तो ये अपना जो है रोटेशन, रिवॉल्यूशन जो है 225 डेज में पूरा करता है, यानी कि रिवॉल्यूशन टाइम। रोटेशन टाइम देखते हैं तो 243 दिन में पूरा करता है रोटेशन। अब देखिएगा तो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा यह ग्रह है जिसका रोटेशन टाइम रिवॉल्यूशन टाइम से अधिक है। जैसे अर्थात यानी कि जो सूर्य के चक्कर लगाने में जितना दिन समय लगता है उससे अधिक दिन इसको अपने अक्ष पे घूमने में समय लगता है। तो इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 225 दिन। रोटेशन टाइम कितना है, 243 दिन। अब यहां पर इसको सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं। ये आपको जो है रात में चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला जो खगोलीय पिंड है तो वो आपका कौन सा है, आपका शुक्र है। क्लियर है। तो इतने इसके अपने फैक्ट है। अब इसके अलावा हम देखते हैं तो इसका कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट इसका कोई नहीं है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है।
उपग्रह नहीं है। तो सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। वह कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बुध है और दूसरा शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह है तो ये सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि अगर देखें तो इसके जो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है, इसके कारण यह ग्रह सबसे गर्म है। बुध सूर्य से नजदीक, सबसे नजदीक होने के बावजूद भी उतना गर्म नहीं है जितना आपका शुक्र है। ठीक है, तो ये बुध से शुक्र से संबंधित ग्रह रहा, फैक्ट रहा। अब आते हैं आपका यहाँ पे मंगल को हम देखते हैं, तो मंगल के बारे में भी यहाँ पे कुछ फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो मंगल जो है इसके दो उपग्रह हैं। मंगल के दो नेचुरल सैटेलाइट हैं। कौन कौन से? फोबोस, बार बार पूछता है, फोबोस और डेमोस। ठीक है, जिस तरह से पृथ्वी का हमारा चंद्रमा है उसी तरह से आपका फोबोस और डेमोस जो है किसका है? मंगल का उपग्रह है, उपग्रह है। अब यहां पर हम देखते हैं तो शनि के बारे में आते हैं। तो शनि का देखते हैं, तो शनि का जो आपका शनि जो है, शनि का रोटेशन रिवॉल्यूशन टाइम देखते हैं तो कितना है? और 29 वर्ष, 29.5 वर्ष है। अब यहां पर देखते हैं तो इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। मैं टाइटेनिया नहीं बोल रहा हूं, टाइटन बोल रहा हूं। टाइटेनिया किसका उपग्रह है? तो टाइटेनिया, टाइटेनिया उपग्रह है आपका किसका? यूरेनस का। टाइटन इसका है। तो बहुत लोग गलती से टाइटेनिया पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि ये शनि का, ये टाइटन है और वो टाइटेनिया। दूसरी चीज है, अगला आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट शनि के पास है, सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह शनि के पास है। ये जो टाइटन है ना, टाइटन, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। और गैमनीड के बारे में आते हैं, तो ये गैमनीड के बारे में आते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इसको एडिट कर रहा हूं। अगर जो लोग देख रहे हैं तो वो चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये चीजें आपको आसान हो जाएगी और उसको आप नोट डाउन करेंगे या बार बार देख लेंगे तो आपको चीजें यहीं पे दिखाई दे जाएंगी। अगला हम चलते हैं, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अगला हम चलते हैं बृहस्पति के बाद, बृहस्पति की तरफ। तो बृहस्पति के देखते हैं, तो ये जो है सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का, थोड़ा सा हम शॉर्ट यूज करेंगे। सोलर सिस्टम का जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा, इसका जो एक उपग्रह है जिसका नाम है गैमेनिड, गैमेनिड। यह जो उपग्रह है गैमेनिड, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैमेनिड। और यह किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैमेनिड। गैमेनिड प्लस यहां पर टाइटन जो देख रहे थे, टाइटन, गैमेनिड प्लस टाइटन, यानी कि जो गैमेनिड है किसका है? बृहस्पति का है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। और ये दोनों जो है हमारा ग्रह जो है बुध जो है ना, बुध से दोनों बड़े हैं। यानी कि देखें कि ये दो ऐसे उपग्रह हैं गैमेनिड और टाइटन जो बुध से भी बड़े हैं, यानी कि ये उपग्रह है इस ग्रह से बड़ा है। क्लियर है? अब आते हैं हम अपना, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए यहां पर शुक्र जो है हमारा, क्वेश्चन क्या है? शुक्र यानी कि वीनस ग्रह, मानव जीवन का वीनस, शुक्र पर मानव जीवन का होना अनिवार्य, अत्यंत असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उच्च स्तर पर पाया जाता है। स्वाभाविक है कि मैं पहले ही बोला था कि ये क्या है, सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इसका जो है रिवोल्यूशन टाइम 225 दिन का है, रोटेशन टाइम 243 दिन का है।
अब यहाँ पर इसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, सर्वाधिक अगर कहे तो गर्म ग्रह है। और जब मैं आपको बता रहा था कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो वहीं पे मैं बताया था कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए यह गर्म है। जब यह काफी गर्म होगा तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और जीवन संभव क्यों नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है इसके वायुमंडल में। तो ये कथन और कारण दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है आपका अरस्तु ने। और उसके बाद से 15वीं शताब्दी में आते हैं तो कोपरनिकस बोलते हैं, यानी कि अरस्तु सबसे पहले बोले थे, उसके बाद से कोपरनिकस भी बोले थे कि पृथ्वी गोल है। अगला हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये सब लोग जान रहे हैं कि ये आपका ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। यहाँ पर आपको कहते हैं तो वायुमंडल है, जल है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वायु है, तो ये सब कारणों से जीव होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वी का व्यास देख रहे हैं, तो पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास पर आते हैं तो पृथ्वी का व्यास जो है ये विषुवतरेखीय व्यास है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास। तो विषुवतरेखीय व्यास आपको 12,000, विषुवतरेखीय व्यास यानी कि पृथ्वी का जो है विषुवतरेखीय व्यास, इक्वेटोरियल रेखीय व्यास, रेखीय व्यास ये है कितना? 12,756। अब इसका ध्रुवीय व्यास आते हैं तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होगा? ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, तो ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714। यानी कि विषुवतरेखीय व्यास अधिक है, ध्रुवीय व्यास कम है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी चिपटी हुई है ऊपर में आकर के। तो पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास कितना है? 12,756 और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ठीक है, अब किलोमीटर यहां पे लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। भूप्रपट्टी में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसे हम लोग भूप्रपट्टी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और इसमें सबसे अधिक आपको पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लगभग 46%, 46.9% के आसपास पाया जाता है। सिलिकॉन जो है 27% के आसपास पाया जाता है, 27.5 या 6 होगा। फिर एल्यूमिनियम आते हैं तो लगभग 8% के पास, और लोहा 8.5%, और लोहा आते हैं तो 5% लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक भूप्रपट्टी में कौन सा पाया जाता है? तो ये आपको जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद से कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद से कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद से कौन सा पाया जाता है? तो लोहा। तो कई बार सजाने के लिए दिया जाता है कि क्रम से बताइए कि इसमें भूप्रपट्टी में जो पाए जाने वाले तत्व हैं, इसमें रासायनिक तत्व है, इसमें कौन सबसे अधिक है? तो ये तो आपको है, लेकिन एक असेंडिंग ऑर्डर में देख लेंगे तो आपका देखते हैं तो ऑक्सीजन सबसे अधिक, ऑक्सीजन। उसके बाद से कौन सा? सिलिकॉन, सिलिकॉन। उसके बाद से कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम, मिनियम। इसके बाद से आपका लोहा। ये कितना है? ये 46.9% के आसपास है। ये 27 पॉइंट समथिंग होगा, 27.3 या 4% के आसपास है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम 8.5% एल्यूमिनियम है। और यहां पर देखते हैं तो लोहा कितना परसेंट है? तो 5 लगभग 5% के आसपास है लोहा। ठीक है, अब यहां से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लेता है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्या है? ई ऑप्शन नहीं है। ई ऑप्शन रहता है इसमें से कोई नहीं, या एक से अधिक जो बीपीएससी का ऑप्शन हुआ करता है, तो इसमें से चला जाता ऑप्शन ई। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट
20 सेकंड लगता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेता है? ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में उसको टाइम जो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड 1.3 सेकंड लगता है, 1.25 सेकंड लगता है, ठीक है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड का टाइम लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का होता है। क्योंकि इसमें ई ऑप्शन नहीं है तो इसका बेस्ट ऑप्शन सी होगा। अगर ई ऑप्शन होता तो ये ई ऑप्शन हो जाता, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा कौन सा है? हमारा सूर्य है। लेकिन अगर सूर्य नहीं रहे, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उलट दिया जाए और यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन सा है, तब आ जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी ये नहीं है, प्रोक्सिमा सेंचुरी यहां पर, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी यानी कि सूर्य के अलावा, अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो कह रहा है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी का लगभग परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। अब आते हैं, यानी कि जो रिवॉल्यूशन की बात बोल रहा है, यानी कि सूर्य, ये हमारे सूर्य भगवान है और ये जो है पृथ्वी का ये पाथ है जिस पर क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। अब ये जो चक्कर लगा रही है जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो रोटेशन टाइम कितना है, कितना लगता है? यानी कि ये जो घूम रही है तो रोटेशन टाइम कितना कितना किलोमीटर प्रति घंटे या प्रति सेकंड, इसका रोटेशन टाइम क्या है इसको देखेंगे। तो इसका जो रोटेशन टाइम है वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो चंद्र सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसका जो है स्पीड जो होता है वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब आते हैं, आपका रिवॉल्यूशन स्पीड है, पृथ्वी का रोटेशन स्पीड, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसका स्पीड क्या होता है? तो इसका स्पीड होता है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। यहां पर मिनट है, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ये यूपीएससी का सिविल्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। अगर इसको प्रति आवर में हम चेंज करें तो 1610 किलोमीटर लगभग प्रति आवर ये क्या करती है? अपने अक्ष पे घूमती है। तो ये रोटेशन स्पीड है। रिवॉल्यूशन स्पीड की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसका रिवॉल्यूशन स्पीड। आगे चले हम अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है, यानी कि पृथ्वी जो है, हम लोग कई बार देख चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपका होगा। तो इसका मतलब है पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्षीय कोण कितना है? पृथ्वी का अगर अक्षीय कोण देखें तो ये झुकी हुई कितनी है? 23.5 डिग्री। तो इसका अक्षीय कोण कितना है? तो 90 में से 23.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 90 में से 23.5 घटा दीजिए तो इसका अक्षीय झुकाव कितना है? ये निकल जाएगा। अगला हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं, दिन और रात क्यों होता है? दिन और रात यानी कि पृथ्वी का जो ये आपका रोटेशन है ना, पृथ्वी का रोटेशन यानी कि घूर्णन, उसी के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण प्लस अक्षीय झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन, और दिन और रात जो है वह दिन और रात जो है पृथ्वी का जो है घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। अब रोटेशन पीरियड हम लोग देख लिए हैं, तो रोटेशन पीरियड रोटेशन जो स्पीड होता है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया, या 1610 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ठीक है। अगला आते हैं, तो रिवॉल्यूशन जो स्पीड है वह रिवॉल्यूशन स्पीड आपका 30 किलोमीटर
प्रति सेकंड है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये रिवॉल्यूशन स्पीड है किसका? पृथ्वी का। हम आगे कर चुके हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको बार बार आपका रिपीटेशन होगा तो आप सुन करके चीजें रिकॉल होते जाएगी, पिछले क्वेश्चन भी। अगला हम चलते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती हैं? अब देखिए यहां पर हमारी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, या इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब ये जो है यहां पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती है, और जब सूर्य की किरणें यहां पर समकोण पड़ेगी तो दोनों, यानी कि भूमध्य रेखा है तो दोनों तरफ दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस कारण से होता है? मौसम परिवर्तन की अभी जस्ट मैं बताया हूं कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, और इसके बाद से ये आपको 23.5 डिग्री का झुकाव है, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। और यहां पर देखते हैं तो ये जो परिक्रमा करने में पृथ्वी का जो स्पीड है वह आपको जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ये घूमती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मौसम बदलने का क्या कारण है? वहीं फिर आपको पूछ दिया। तो पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना नहीं होगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। पिछले वीडियो में तो मैंने इसका डिस्कशन तो कर ही दिया हूं, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल और क्रोड, मेंटल के नीचे जो है, मेंटल के नीचे जो क्रोड है, इसका निर्माण किससे बना हुआ है? में कोर जो है, आपका कोर जो है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, और ये आपका जो है क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है, ठीक है। इसको भूप्रपटी बोलते हैं, भूप्रपटी, इसको बोलते हैं प्रवार, और इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। तो इसका जो है, ये आपका इसका जो भूप्रपटी का जो निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से। मेंटल का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और इसका जो कोर का निर्माण हुआ है वह हुआ है निकेल और लोहा से, फेरम से, लोहा से, आयरन से। तो कोर का निर्माण निकेल और आयरन से हुआ है। अब भूप्रपटी में अगर ऊपर भाग में आते हैं, सबसे ये ऊपरी भाग है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, जिसे भूप्रपटी बोलते हैं। ये हो गया मेंटल। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और इसका जो है कोर का निर्माण किससे हुआ है? निकेल और लोहा से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जा रहा है? ऑप्शन में आपका आ गया ना लोहा। तो निकेल और लोहा दोनों से, अब इसमें लोहा ऑप्शन दिया हुआ है तो लोहा मारेंगे। अगर निकेल और लोहा रहेगा तो इसका ऑप्शन चला जाएगा आपका ए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है, वह कौन सा है? तो ये आपका मंगल है। मंगल का जो जैसे पृथ्वी हमारे 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है, उसी तरह से अगर देखें तो मंगल जो है 24 घंटा लगभग 37 मिनट में वो अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री है, और मंगल का अक्षीय झुकाव जो है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो क्या है? 23.5 डिग्री है, और मंगल का अक्षीय झुकाव जो है 23.59 डिग्री है। तो ये दोनों लगभग समान है, पृथ्वी और मंगल का जो है अक्षीय झुकाव। प्लस अगर देखें तो आपका दिन और रात का मान, चीजें समझ पा रहे हैं?
ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? अब मंगल पर जीवन की उपस्थिति के बारे में बोल रहा है और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सुसंगत है। तो यहां पर देखते हैं तो मंगल पर जो है ना बर्फ और हिम के चादर पाए जाते हैं, और यही कारण है, बर्फ और हिम के चादर पाए जाते हैं, और यही कारण है कि अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले भविष्य में मंगल पर हो सकता है कि जीवन संभव हो। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाता है सी हो जाता है। अगले को मंगल के बारे में हम लोग देख ले तो मंगल पे के दो उपग्रह हैं। कौन सा? मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डेमोस। यहां पर आते हैं तो मंगल का जो है फोबोस और डेमोस, और इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड जिसे बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, वह जो है छोटे छोटे चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो पहले अभी हम लोग देखे हैं मंगल के बारे में, और मंगल पर जीवन की संभावना है। क्यों है? क्योंकि वहां पे हिम के छत्रक और बर्फ पाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं आप लोगों को पहले बताया था कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैमेनिड। गैमेनिड है, और ये जो गैमेनिड है वह बुध से भी बड़ा है। बुध से, बुध जो हमारा ग्रह है उससे भी बड़ा है। बुध से बड़ा ग्रह, बुध से बड़ा है, यानी कि ग्रह से बड़ा उपग्रह ये हो गया। मंगल के उपग्रह के बारे में देखे थे तो फोबोस और डेमोस मंगल के दो नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। अगला आते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम में पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन अब यहां पर आते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, उसके बाद से कौन सा? फर्स्ट, उसके बाद से आपका शनि, उसके बाद से कौन सा? यूरेनस, उसके बाद से कौन सा? नेपच्यून, इसके बाद से आपका पृथ्वी, इसके बाद से आपका हो जाता है शुक्र, उसके बाद से हो जाता है मंगल, और इसके बाद से आज सबसे छोटा हो जाता है आपका बुध। बुध, और बुध आपको गैमेनिड और टाइटन से भी छोटा है। गैमेनिड और टाइटन पहले ही बता चुके हैं कि ये गैमेनिड जो है बृहस्पति का जो है उपग्रह है, और टाइटन जो है आपका शनि का उपग्रह है। और इन दोनों उपग्रहों से गैमेनिड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और किसका है? बृहस्पति का है। टाइटन सौर मंडल का, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। अब ये दोनों उपग्रहों से भी बुध छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुध से ये दोनों उपग्रह भारी हैं। इन दोनों उपग्रह से बुध भारी है। तो आकार में तो ये बुध छोटा है, लेकिन अगर कहे वजन में तो बुध भारी है। अगला हम चलते हैं। तो यहां तक तो आप लोग देख लिए। तो ये क्रम से जो आप है, क्रम से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह आपका बृहस्पति दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो परिक्रमण समय में आपको बता ही दिया हूं कि सबसे कम समय परिक्रमण, अगर रिवॉल्यूशन की बात करें, रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन में आप देखिएगा तो सूर्य का परिक्रमा करने में बुध सबसे कम समय में। बुध कितना? 88 दिन। इसको पहले ही इसी वीडियो में मैं कराया हूं, तो नहीं कराना चाहता हूं। अब आते हैं तो सबसे कम समय, सबसे अधिक समय बोल रहा है, तो सबसे अधिक समय इसमें कौन सा हो गया? आपका बृहस्पति सबसे अधिक समय लेगा। बृहस्पति ये आपका 365.25 डेज। ये आपका शुक्र जो है आपको 225 डेज। मंगल जो है 686 डेज, 686 डेज, और बृहस्पति जो है लगभग 11 वर्ष। तो इसमें सबसे अधिक कौन हो गया? बृहस्पति हो गए। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। चलिए,
तो हमारा जो ये सीरीज होगा ये आपका 20 से 25 क्वेश्चन का होगा, और इसमें आपको इतने इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे सौरमंडल से, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो है, प्लस आने की जो क्वेश्चन की आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उन क्वेश्चनों को भी इसमें दे दिया गया। तो यहीं तक, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, और जय हिंद।